सभी को नमस्कार। आज की जो हमारी वीडियो है स्पेशली 11th क्लास के बच्चों के लिए है। आज जो है पेपर हुआ था मॉर्निंग और जनरल शिफ्ट का। तो बच्चों का काफी अच्छा पेपर रहा और जब मैंने पेपर देखा तो देखा कि जो भी वीडियो और मटेरियल आपके लिए बनाया गया था उसमें से 90 प्लस यानी कि 90% से ऊपर जो है पेपर इसी में से रहा। मतलब बहुत सारा पेपर जो है वीडियो से कवर हो गया है और ये काफी अच्छी बात भी है। और बच्चों ने फीडबैक भी दिए थे कि सर काफी क्वेश्चन जो है आपके वीडियो से ही आ गए हैं। तो क्या रहा पेपर और उसका क्या सॉल्यूशन रहेगा उस पर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि कल जो है इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चों का है, उससे इनकी मदद भी मिल जाएगी। और जो अगले साल 11th क्लास में बच्चे आएंगे उनको भी आइडिया हो जाएगा कि 11th का जो फाइनल टर्म का पेपर कैसा रहा मॉर्निंग का। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं, जानते हैं कि जो फाइनल टर्म का पेपर था वो कैसा रहा। दूसरी बात ये बच्चों की अभी आपको जो है सॉल्यूशन देखना तो है, पर सॉल्यूशन के बारे में सोचना नहीं है। आपको सारे पेपर बहुत अच्छे से देने हैं, क्योंकि जो मार्किंग होती है वो टीचर के हिसाब से होती है। इसमें सजेस्टिव आंसर्स के बारे में बात किया जाएगा। तो इसके आधार पे आप कोई निर्णय ना लें कि मेरे कितने नंबर बनेंगे कितने नहीं बनेंगे। और टीचर कोशिश यही करते हैं कि जब कॉपी चेक करते हैं तो बहुत सकारात्मक एटीट्यूड रखते हैं। तो बस आप आंसर देखिए क्या क्या हो सकते हैं और क्या रिजल्ट रहेगा वो अपने सब्जेक्ट टीचर पे छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने जो आंसर में लिखा होगा उसी के आधार पे जो आपका रिजल्ट आएगा। तो अभी कोई धारणा ना बनाए, क्योंकि अभी आप आपके बाकी पेपर होने को है और जब पेपर हो जाता है तो उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, अगले पेपर पे ध्यान देते हैं। तो आइए जानते हैं बच्चों इसका क्या सॉल्यूशन था। शुरू करते हैं। बच्चों पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। तो इसमें कई ऑप्शन दे रखे हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, 73वां व 74वां संविधान संशोधन का लागू होना, मुकामी बोर्ड और थुंगन समिति की सिफारिशें। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी जो है वो ठीक है। इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चों के लिए पेपर बहुत काम आ सकता है और मॉर्निंग शिफ्ट का तो पेपर हो ही गया, उनको तो बस सॉल्यूशन देखना है बस। और पेपर कोशिश करनी है अगले पेपर में फोकस करें। पर जो बच्चे आ रहे हैं 11th में उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये। भारतीय संविधान में विदेशी मामलों को निम्नलिखित में से किस सूची में रखा गया है। तो जो विदेशी मामले हैं वो संघ सूची के विषय है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। तो बच्चों राष्ट्रपति शासन जो है पहले भी आपको बताया था 356 के तहत लगाया जाता है। और मैंने ये देखा काफी क्वेश्चन जो है आए हैं जो एक एक नंबर के भी बनाए थे मैंने। संविधान सभा के जो अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मैचिंग थी बच्चों। अज्ञानता का आवरण जो है वो जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत में है। परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से संबंधित है। गलत करने वाले को दंडित करें और भले लोगों को पुरस्कृत करें, ये भी वीडियो के अंदर था, वो कन्फ्यूशस ने कहा था। और द रिपब्लिक के जो लेखक थे वो प्लेटो थे। अच्छी बात ये कि बहुत सारे क्वेश्चन इसी पेपर में ही आ गए। अब कथन और कारण के बारे में जानेंगे। कोई भी समाज अपने सभी सदस्यों के साथ सभी स्थितियों में पूर्णतः एक समान बर्ताव नहीं करता। समाज में श्रम और कार्य के विभाजन के आधार में प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग महत्व पुरस्कार मिलता है। बिल्कुल ठीक बात है, कथन भी ठीक है और कारण भी ठीक है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, स्वतंत्रता समानता भाईचारा का नारा किस क्रांति में दिया गया है। फ्रांसीसी क्रांति में दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश अप्रवासियों का देश होने पर भी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। अपना भारत है इसमें आंसर। अनुच्छेद 371 ए किस के तहत भारत का कौन सा विशिष्ट राज्य का दर्जा है। बच्चों इसमें भी मैंने बताया हुआ था, नागालैंड इसका आंसर है। कथन कारण पे दोबारा से एक बार आ जाते हैं। साझी राजनीतिक दृष्टि व्यक्तियों को एक राष्ट्र के रूप में बांधने के लिए पर्याप्त नहीं होती। अधिकतर समाज में सांस्कृतिक रूप से विविधता भरी रहती है। बिल्कुल ठीक है, कथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है। तो पहला आंसर रहेगा आपका ए ठीक रहेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ईसा पूर्व चौथी सदी के दार्शनिक प्लेटो का संबंध किस देश से था। तो प्लेटो जो था बच्चों वो यूनान से था। अगली जो हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने परसेंट सीट रिजर्व की गई थी बच्चों। मैंने आपको बताया था 1/3 सीटें रिजर्व की गई थी। अब चलते हैं दो दो नंबर के क्वेश्चन, एक एक नंबर के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए बच्चों। ठीक है, 12 क्वेश्चन के क्या क्या आंसर रहेंगे मैंने आपको पूरे इसमें बता दिए। अब चलते हैं ग्राम पंचायत के किन्हीं 4 कार्यों का वर्णन कीजिए। बच्चों ग्राम पंचायत जो है गांव स्तर पे काम करती है और उनके क्या काम है। सबसे पहला काम है वो शिक्षा के लिए काम करती है, गांव में स्कूलों के निर्माण करना और स्कूलों की व्यवस्था की देख रेख करना। दूसरा अस्पतालों का प्रबंधन करना, स्वास्थ्य सुविधाओं का, सिंचाई साधनों का विस्तार करना और जल का प्रबंधन करना।
और कोई भी कार्य जो पंचायत के द्वारा किए जाते हैं, मेले वेले लगाना वगैरह, सब इसमें आप डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द्विसदनात्मक विधायिका के कोई दो लाभ लिखिए। आपको बच्चों पता है कि दो सदन है हमारे यहाँ, लोकसभा और राज्यसभा। कई बार ये पूछा जाता है कि दूसरा सदन हमने क्यों रखा जब एक ही सदन से ही काम चल जाता है। तो दो सदन रखने के पीछे बहुत बड़ा कारण ये है कि प्रत्येक निर्णय पर पुनर्विचार हो। कहने का तात्पर्य क्या है, एक बार लोकसभा उस पर पुनर्विचार कर लेती है, उसके बाद राज्यसभा कर लेती है, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरह से विचार हो जाता है। दूसरा, राज्यों का समुचित प्रतिनिधित्व भी हो जाता है। राज्यसभा कहीं ना कहीं राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रही है, तो बिल के अंदर जो है राज्यसभा के द्वारा जो है राज्यों का प्रतिनिधित्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलेंगे बच्चों। भारतीय संविधान की किन्हीं दो सीमाओं का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन है। नंबर 1, भारतीय संविधान में राष्ट्रीय एकता पर अधिक केंद्रित किया गया है। दूसरा, लैंगिक न्याय को थोड़ी असमानता देखी गई है, उस हिसाब से लैंगिक न्याय के बारे में बात की गई है जैसी होनी चाहिए थी, कहने का खासकर संपत्ति के अधिकार है और कई चीजों में। तीसरा, मौलिक अधिकारों से ज्यादा डीपीएसपी पे ज्यादा जोर दिए गए हैं। जब डीपीएसपी पे जोर देते हैं तो चूंकि वाद योग नहीं है, इसलिए समस्या बढ़ जाती है। अगर मौलिक अधिकार में होंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16, समानुपातिक न्याय के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। न्याय के 3 सिद्धांत पढ़ते हैं तो बच्चों, सबसे पहला था समान कार्य के लिए समान वेतन, ये सॉरी समान लोगों के साथ समान व्यवहार। दूसरा था समानुपातिक न्याय। तो समानुपातिक न्याय कहता है कि कार्य अनुसार पुरस्कृत करना चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या है कि लोगों ने जैसा कार्य किया है उसी के अनुसार उनको पारितोषिक और पुरस्कृत करना चाहिए। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया गया था कि अगर सभी बच्चों को हम एक जैसे नंबर दे देंगे तो वो कहीं ना कहीं उन बच्चों के साथ अन्याय होगा जिन्होंने काम किया है, और फायदा उन लोगों का हो जाएगा जिन्होंने बिल्कुल काम नहीं किया है। तो जैसे बच्चों ने पेपर किया है, जैसे बच्चों ने जो है मेहनत की है, उसके हिसाब से उन्हें नंबर मिलने चाहिए। दूसरा, अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग वेतन भी इसमें एक एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों, अगर हम बात करें कि अगर हम ये कहें कि डॉक्टर को भी उतना ही वेतन दे दो और झाड़ू लगाने वाले को भी उतना ही वेतन दे दो, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं समानता हो जाएगी। कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे जैसे कार्य होंगे उसी के हिसाब से उसका वेतन दिया जाएगा। तो इसमें जो है कार्य के अनुसार ही देखा जाता है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। बच्चों, सामाजिक समानता को कदम को उठाने के लिए सबसे पहले तो आर्टिकल 17 है, अस्पृश्यता का अंत किया गया है। ये कहा गया है जो भी अब अस्पृश्यता करेगा, जो छुआछूत करेगा, वो कहीं ना कहीं बच्चे उसको जो है जेल हो जाएगी, और कहीं ना कहीं क्राइम है ये। दूसरा, मंदिरों में सबके प्रवेश की बात की गई है, बुनियादी सुविधाएं देने की बात की है। न्यायपूर्ण वितरण के लिए सरकार ने प्रयास किए हैं। ये जो आरक्षण की व्यवस्था है कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से बढ़ावा देने के लिए किया गया है। तो कहीं ना कहीं समाज में जो समानता का अधिकार है पूरी तरह 14 से 18, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से प्रयास करता है कि समाज में सभी लोगों को क्या माना जाए, समान माना जाए। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना किए जाने के पीछे दो मुद्दों की पहचान कीजिए। जो इंडियन सेकुलरिज्म है वो किस बात पे उनकी आलोचना की थी। कुछ लोगों का मानना है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता जो है वो धर्म विरोधी है। धर्म विरोधी का तात्पर्य, कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जो धर्मनिरपेक्षता की ना आड़ में जो है कई धर्मों को और बढ़ावा दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं कुछ धर्मों को इसमें नेग्लेक्ट किया जाता है, ये ऐसा आरोप लगाया जाता है। दूसरा, कुछ लोगों का मानना यह है कि धर्म जो निरपेक्षता जो है वो पश्चिम से आयातित है, यानी कि ये पश्चिमी मॉडल है, भारतीय मॉडल नहीं है। हमने कहीं ना कहीं अंग्रेजों की नकल की है, हमने यूरोपियन की नकल की है धर्मनिरपेक्षता के नाम पे। तीसरा, इसमें यह भी कहा जाता है कि वोट बैंक का एक तरीका होता है। लोग जो है वोट बैंक तुष्टिकरण की नीति जो है धर्मनिरपेक्षता के नाम पे करते हैं। तो कोई दो को आप एक्सप्लेन कर देंगे बच्चों। अब ये थे दो दो नंबर के क्वेश्चन। आप चलते हैं चार चार नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। भारतीय कानून में भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से लिए गए प्रावधानों का वर्णन कीजिए। ऐसे कौन कौन से प्रावधान है जो हमने ब्रिटिश शासन से लिए और उसके संविधान से लिए। बच्चों, जो 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, जो 6 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, उनको एक्सप्लेन भी करना होता है। तो मैं एक एक पॉइंट भी बताऊंगा आपको और एक्सप्लेन करके भी बताऊंगा। नंबर 1, कानून का शासन जिसको कहते हैं रूल ऑफ लॉ। इंग्लैंड से हमने रूल ऑफ लॉ लिया है। इसका तात्पर्य ये है कि भारत में जो है कानून का शासन है, जो भी होगा वो कानून सम्मत होगा, कानून के तरीके से होगा, जंगल राज नहीं होगा। सारी चीजें कानून के समान होगी और सब पे कानून समान रूप से लागू होगा। दूसरा, हमने कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है वो भी ब्रिटेन से ली है। जिस तरह से हम दोनों सदनों से कानून को पास कराते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये जो कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है वो हमने इंग्लैंड से ली है। एफपीटीपी बच्चों, एफपीटीपी के बारे में आप जानते होंगे, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जिसमें सबसे ज्यादा वोट मिलने वाले को जीता हुआ घोषित कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ए को जो है 20 वोट मिले,
बी को जो है 19 वोट मिले, सी को जो है 18 वोट मिले, तो बी वाला जो है जीता हुआ माना जाएगा। तीसरा, संसदीय स्वरूप पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है हमने इंग्लैंड से लिया है, लोकसभा और राज्यसभा। जिस तरह से हमारे राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, उसी तरह से इंग्लैंड में ये प्रोसेस बनाया गया है। एक सदन जो है डायरेक्ट चुना जाता है और एक राज्य वही एमएलए द्वारा, यानी कि वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर चलेंगे। स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध किन परिस्थितियों में लगाया जा सकता है? बच्चों, स्वतंत्रता के अधिकार, वैसे तो स्वतंत्रता का अधिकार हमारे संविधान में मिला हुआ है। 19 से 22 तक वह स्वतंत्रता पूरी तरह से सारी स्वतंत्रता दी गई है। पर जरूरी नहीं है कि हर टाइम स्वतंत्रता पे जो है स्वच्छंदता दे दी जाए आपको। कभी कभी स्वतंत्रता भी अंकुश लगाए जा सकते हैं। ऐसी कौन सी स्थिति होगी? नंबर एक, कानून व्यवस्था। मान लो अगर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या कहीं उत्पन्न हो रही है, तो लोगों की स्वतंत्रता पर बंधन लगाया जा सकता है। कहने का तात्पर्य क्या है? लोगों की सीमित स्वतंत्रता को कहीं ना कहीं सीमित किया जा सकता है। दूसरी, शांति स्थापित करने के लिए भी आपकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप जो है लाउड स्पीड म्यूजिक सुन रहे हैं, ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है, परंतु कहीं ना उससे अशांति हो रही है, शांति भंग हो रही है, तो आपकी स्वतंत्रता पर अंकुश लगा सकते हैं। मिल के विचार इसमें जो दिए गए थे। नैतिक तत्व के तौर पे भी जो है आपकी स्वतंत्रता पर बंधन लगाए जा सकते हैं। कहीं कहीं नैतिक रूप से भी जो है आपको स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। उस स्थिति में आपको बंधन लगाए जाते हैं। इसके ऑप्शन पे चलेंगे। अदालत में निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए संविधान में दिए गए आरोपी या अभियुक्तों के लिए कोई दो अधिकार बताइए। बच्चों, अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट भी किया जाता है ना, तो उसके भी अपने अधिकार है। हमारा संविधान इतना विशाल है और कहीं ना कहीं इतना बड़ा है कि वो हर तरफ से लोगों से सोचता है। तो अपराधियों के लिए क्या संरक्षण दिए गए हैं? क्योंकि जरूर नहीं है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपराधी बनाया हुआ है जिसने क्राइम किया है। कभी कभी क्या होता है कि बेकसूर लोगों को भी जो है अरेस्ट कर लिया जाता है किसी भी कारण से, या रंजिश वश या किसी और कारण से। उस स्थिति में हमारा संविधान उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। और उसके लिए क्या प्रावधान दो दिए गए, आइए बताते हैं। नंबर एक, एक अपराध के लिए केवल एक बार सजा होगी। भारतीय संविधान कहता है कि अगर आपने कोई क्राइम किया है तो उसकी एक बार सजा होगी। ऐसा नहीं होगा कि कहीं आप जो है बार बार उसी व्यक्ति को जो है, एक बार उसने क्राइम किया उसे बार बार जेल में डालेंगे, वो सही बात नहीं होगी। ठीक है बच्चों। दूसरा क्या है? अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर ना करना। हमारे संविधान में ये भी कहा गया है कि आप जो है अपने विरुद्ध किसी को गवाही देने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। यही कारण है कि लोग जो है जब पुलिस के सामने जो है कुछ बोलते हैं, तो वो कबूल कर लेते हैं, और जब वो कोर्ट के सामने जाते हैं तो बिल्कुल मना कर देते हैं। अब क्यों? क्योंकि वो इसी का प्रयोग करते हैं। ये कहा गया कि अपने खिलाफ जो है आप गवाही देने के लिए उसको मजबूर नहीं करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। भारत में एक सशस्त्र केंद्र की स्थापना की गई है। इस संदर्भ में कोई दो उदाहरण दीजिए। बच्चों देखिए, हमारे यहाँ पे आपको पता है कि संघात्मक शासन है। यहाँ पे केंद्र सरकार भी है और राज्य सरकार भी है। तब भी हमने हमारे संविधान में जो है केंद्र सरकार को ज्यादा मजबूत बनाया है। केंद्र सरकार को मजबूत बनाने के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए और कहाँ कहाँ से रिक्ता, आइए जानते हैं। नंबर एक, भौगोलिक सीमाओं को बनाने में केंद्र की का नियंत्रण है। कहने का तात्पर्य क्या? कोई नया राज्य का निर्माण करना होगा तो उसमें केंद्र का पूरी पूरी तरह से ताकत है। नंबर दो, आपातकाल में जो सारी शक्तियां वो केंद्र सरकार के पास आ जाती है। जब सरकार जो होती है आर्टिकल 352 का प्रयोग करती है, तो 352 का प्रयोग करने से क्या होता है कि सारी शक्तियां जो है वो केंद्र सरकार के पास चली जाती है। संघात्मक ढांचा कहीं ना कहीं एक तरह से निष्प्रभावी सा हो जाता है। हाँ, और मजबूत बनाया गया केंद्र सरकार को राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन बच्चों ऊपर ही बताया था, आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। जब किसी राज्य का शासन सही तरह से नहीं चलता था, वहां का जो गवर्नर है वो वहां की सरकार को बर्खास्त करने की क्षमता रखता है, और वो जो है उसकी अनुशंसा केंद्र सरकार से करता है, राष्ट्रपति के पास करता है। तो राष्ट्रपति 356 का प्रयोग करके राज्य सरकार को भंग तक कर सकता है। तो इन प्रावधानों से हम देख सकते हैं कि जो है मजबूत केंद्र सरकार के लिए प्रावधान हमारे संविधान में किए गए हैं। संघीय व्यवस्था के प्रमुख मानदंड कौन से, आई जानते हैं? भारतीय संविधान में कहाँ कहाँ कौन कौन से तरीके हैं जिससे बदलता है कि भारतीय संविधान जो है संघात्मक है? आइए जानते हैं। नंबर एक, शक्तियों का विभाजन। हमारे यहाँ पे शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। एक तरफ केंद्र सूची है, एक तरफ राज्य सूची है, एक तरफ समवर्ती सूची है। केंद्र सूची पर जो है केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाती है। तो और समवर्ती सूची पर दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। दूसरा, लिखित संविधान। हमारे यहाँ लिखित संविधान है, पूरा स्पष्ट है, जिसमें कि वर्णन है केंद्र सरकार की ताकतें क्या है, राज्य सरकारों की ताकतें क्या है, दोनों की सीमाएं क्या है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखी हुई हैं। संविधान सर्वोच्च है। हमारे यहाँ पे जो भी सरकारें काम करेंगी वो संविधान के दायरे में रह के करेंगे। कहने का तात्पर्य क्या है कि संविधान के बाहर जाके कोई कार्य नहीं कर सकता। यही कारण है कि राज्य सरकार का ही वर्चस्व उतना ही जितना केंद्र सरकार का है। हमारे यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका है। न्यायपालिका को जिम्मेदारी दी गई है कि वो संघीय ढांचे का सम्मान करे, संघीय ढांचे के बनाए रखने में मदद करे। कहने का तात्पर्य क्या है? जब केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में कई डिस्प्यूट होते हैं,
तो वो कहीं ना कहीं स्वतंत्र न्यायपालिका के द्वारा ही ठीक किए जाते हैं। हमारी न्यायपालिका को स्वतंत्र किया गया है और उसका कार्य है केंद्र और राज्य के बीच में डिस्प्यूटों को खत्म करना। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बच्चों चलेंगे। अधिकारों का मानव जीवन के लिए क्या महत्व है? सतर्क उत्तर लिखिए। जो अधिकार है, चाहे वो मौलिक अधिकार हो या सिविल राइट्स हो या पॉलिटिकल राइट्स हो या इकोनॉमिक राइट्स हो, उनका व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये अधिकारी कहीं ना कहीं हमें विकास करने के लिए जो है मार्ग प्रदान करते हैं। इवन लास्की ने भी कहा है कि अधिकार वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना व्यक्ति अपना विकास कर ही नहीं सकता। कहने का तात्पर्य क्या है? अगर अधिकार नहीं होंगे तो व्यक्ति अपना विकास नहीं कर पाएगा। अब क्या महत्व है, आइए इनका एक एक करके जानते हैं। नंबर एक, लोगों के कल्याण के लिए जरूरी। हमारे लिए जो भी कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, जो कल्याणकारी कार्य हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों के कारण ही हो रहे हैं। ये अधिकार मिले हुए हैं तभी हमारा जीवन जो है कल्याण पूर्वक चल रहा है। कहने का तात्पर्य क्या है कि सरकार इन मौलिक अधिकारों के कारण ही हमारी कल्याणकारी योजनाएं बना रही है। दूसरी बात, ये मौलिक अधिकार जो है कहीं ना कहीं हमें सरकार को जवाबदेह बनाते हैं। कई अधिकार हमें मिले हुए हैं, उस अधिकार के द्वारा हम सरकार से प्रश्न कर सकते हैं, सरकार से जान सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को जवाबदेह बनाने में इन अधिकारों का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है। स्वतंत्र और गरिमापूर्ण जीवन। अधिकार हमें स्वतंत्र और गरिमापूर्ण जीवन जीने की बात करते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? हर व्यक्ति का अधिकार है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, वो स्वतंत्र और गरिमापूर्ण जीवन जिए। और वो गरिमापूर्ण जीवन कैसे जीते हैं? वो अधिकार के द्वारा जीते हैं। एक चीज होती है कि कोई चीज आपको दी गई है और एक चीज होती है कि कोई आपका हक है। तो जब हक होता है तो हम उसे गरिमापूर्ण जीवन जी सकते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि दिल्ली में जब कहा जाता है कि एजुकेशन आप पे एहसान नहीं किया जा रहा, ये आपका हक है। तो जब कहा जाता है कि जब आपका हक है तो सीधी सी बात है, हम उसको अपने हक से उसको मांग सकते हैं। और अगर ये कहा जाता है कि जब हम आप पे एहसान कर रहे हैं तो सीधी सी बात है आपके अंदर गरिमापूर्ण नहीं होगी। तो उसी तरह से जो है हमें कुछ अधिकार दिए गए हैं और कहीं ना कहीं वो हमें गरिमापूर्ण जीवन जीने को प्रोत्साहित करते हैं। समानता के सिद्धांत। कहीं ना कहीं इन अधिकारों की वजह से ही समानता का सिद्धांत है। सारे लोग अपना विकास कर रहे हैं, पिछड़े भी विकास कर रहे हैं, दलित भी विकास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं वो अधिकारों की बदौलत ही बराबर आने वाले हैं। इसका ऑप्शन है बच्चों, मानवीय गरिमा के विषय में एनुअल कांट की विचारधारा के प्रकाश डाली है। एनुअल कांट जो है मानवीय गरिमा के बारे में क्या कहता है बच्चों? नंबर एक, एनुअल कांट कहता है कि हर व्यक्ति के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या है? जब भी आप व्यवहार करें, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, कैसा भी व्यक्ति हो, किसी भी वर्ग का हो, उसके साथ गरिमापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम उसके साथ जो है उसके पद को देखते हुए, उसकी जाति को देखते हुए, उसके धर्म को देखते हुए, ठीक है, उसके समुदाय को देखते हुए व्यवहार करें या उसकी आर्थिक स्थिति को देखकर नहीं। एनुअल कांट का कहना ये था कि सभी व्यक्ति के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। वो कहता है कि सभी को, गरीब, असहाय, मजदूर को गरिमापूर्ण जीवन जीने का हक है। प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो उसको गरिमापूर्ण जीवन जो है दिया जाए, कहीं ना कहीं उसके साथ जो है गरिमापूर्ण व्यवहार किया जाए। तो एनुअल कार्ड जो है कहीं ना कहीं सम्माननीय होने की बात करता था। क्वेश्चन नंबर 23, धर्मनिरपेक्षता के भारतीय मॉडल और यूरोपियन मॉडल की तुलना कीजिए। बच्चों ये क्वेश्चन आना ही था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय मॉडल के पहले हम ये जान लेते हैं भारतीय मॉडल क्या कहता है। धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता आपको क्लियर है बच्चों। इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट। भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, भारत सभी धर्मों को मान्यता प्रदान करता है। ये सेकुलरिज्म है। ठीक है। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या कहती है? भारतीय धर्मनिरपेक्षता में जो धर्म है वो राज्य द्वारा समर्थित है। कहने का तात्पर्य क्या है कि सभी धर्मों को राज्य द्वारा समर्थन प्राप्त है, सभी अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं, सभी अपना विकास कर सकते हैं। दूसरा क्या है? धार्मिक सुधार। राज्य जो है धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप भी कर सकता है, धार्मिक सुधार भी कर सकता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि राज्य को कहीं भी लगता है कि धर्म के अंदर कुछ कुरीतियां हैं, धर्म के अंदर कुछ कमियां हैं, तो राज्य कहीं ना कहीं उनके अंदर सुधार कर सकता है, करता है। सभी को संरक्षण देता है, सभी धर्मों को संरक्षण देने का काम जो है भारतीय धर्मनिरपेक्षता मॉडल में कहा गया है। चौथा, अल्पसंख्यकों के को भी संरक्षण देता है। कहने का तात्पर्य क्या है? जो संख्या में कम है उनको भी जो है भारतीय धर्मनिरपेक्षता उतनी प्रोटेक्ट करती है। जबकि यूरोपियन मॉडल बिल्कुल इससे अलग है। वो कहते हैं कि राज्य का धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं है, धर्म सिर्फ व्यक्तिगत है। धर्म में क्या हो रहा है ये आप जानो, आपका काम जाने, सरकार का उसमें कोई लेना देना नहीं है। तो वहां की जो धर्मनिरपेक्षता है वो व्यक्तिगत अधिकारों पर बल ज्यादा देती है, व्यक्तित्व के विकास पर ज्यादा देती है, धार्मिक को उतना वो ज्यादा महत्व नहीं देते। दूसरी बात, भारत में क्या होता है कि धार्मिक संस्था चलाने के लिए वित्तीय सहयोग दिया जाता है, जबकि यूरोपियन कंट्री में ऐसा नहीं है। धार्मिक संस्था चलाने के लिए आपको कोई सहयोग नहीं दिया जाएगा। बच्चों अब हम पार्ट डी पे चलते हैं। पार्ट डी में आपको पता ही है तीन चीजें होती हैं। एक होता है पैसेज और एक होता है आपका नक्शा, ठीक है, और कार्टून, उसी पे हम बात करेंगे। ये जो गद्यांश है आइए पढ़ते किस पे कहता है ये। नारीवाद स्त्री पुरुष के समान अधिकारों को पक्ष लेने वाला राजनीतिक सिद्धांत है।
वे स्त्री या पुरुष नारीवादी कहलाते हैं, जो मानते हैं कि स्त्री पुरुष के बीच अनेक असमानताएं ना तो नैसर्गिक है और ना ही आवश्यक है। नारीवादियों का मानना है कि असमानताओं को बदला जा सकता है और स्त्री पुरुष एक समतापूर्ण जीवन को जी सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाले राजनीतिक विचार सिद्धांत को क्या कहते हैं? नारीवाद कहते हैं। का मुख्य सरोकार वर्तमान असमानताओं को न्यूनतम करना है। समाजवाद इसी बात को करता है कि सब संसाधनों पर सबका हक है। नंबर थर्ड, सभी सदस्यों को समान नागरिकता प्रदान करना, सबको समान नागरिकता देना। ये कौन सा राइट्स है? ये पॉलिटिकल राइट्स है बच्चों। निम्नलिखित में से किससे विभेद मूलक बर्ताव द्वारा समानता की श्रेणी में रखा जाएगा? इसका आंसर रहेगा रात में कॉल सेंटर में काम करने वाली महिलाओं को विशेष सुरक्षा प्रदान करना। कहीं ना कहीं ये विभेद मूलक है और जरूरी भी है। अब बच्चों उस पे चलेंगे, नक्शा के बाद जो है मैप, इस पे आएंगे हम मैप पे। अनसीज पैसेज के बाद मैप में ये चार चीजें दी गई हैं, आपको ये भरना है। कम जनसंख्या वाला राज्य जिससे राज्यसभा में केवल एक ही सीट प्राप्त है वो है सिक्किम। अधिक जनसंख्या वाला राज्य जिससे राज्यसभा में 31 सीटें प्राप्त है यूपी। द्विसदनात्मक विधायिका वाला राज्य महाराष्ट्र। और इस राज्य में सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई जनहित याचिका भारत की पहली जनहित याचिका बिहार का केस है, जहां पे जेल में बंद कैदियों को जो है के संबंध में याचिका लगाई गई थी। तो ये नक्शा आया था बच्चों, आपको इस नक्शे को इस तरह से जो है भरना था। पहली बात बी से मैच हो रही है, सिक्किम आएगा। दूसरी बात ए से मैच हो रही है, यूपी आएगा। तीसरी बात जो है डी से महाराष्ट्र और सी से बिहार। दृष्टिबाधित के लिए क्वेश्चन है, पर आप देख लीजिए, थोड़ा समझ में आ जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितने वर्ष के लिए किया जाता है बच्चों? 6 वर्ष के लिए किया जाता है। सरकारी विधेयक किसे कहा जाता है? जब सरकार का कोई मंत्री विधेयक को प्रस्तुत करता है तो उसे सरकारी विधेयक कहते हैं। भारत की राष्ट्रीय विधायिका का नाम क्या है? संसद है। द्विसदनात्मक विधायिका किसे कहते हैं? जहां पे दो सदन होते हैं, जैसे लोकसभा और राज्यसभा, और राज्य में विधानसभा और विधान परिषद। एक कार्टून आया बच्चों, देखते कार्टून के बारे में क्या कहता है ये कार्टून। नेता बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, पत्नी है, बच्चा है उसका। आपको तुरंत राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, आपके कामकाज का इस पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। वह सोचता है कि वह झूठ और धोखाधड़ी से काम चला सकता है। कहीं ना कहीं ये राजनीतिक चरित्र के बारे में दिखा रहा है कि किस तरह से राजनीति की हालत हो गई है। ये कार्टून क्या दर्शा रहा है? ये कार्टून ये दर्शा रहा है कि समाज में राजनीति के नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? अगर हमें कुछ गलत सा लग रहा है या लगता है कि उसके साथ कोई चालाकी खेल रहा है, तो हम बच्चे कहते हैं कि राजनीति कर रहा है। तो कहने का तो क्या है, राजनीति बहुत वो हो गई है, क्या कहते हैं, एक तरह से बदनाम सी हो गई है। वास्तव में राजनीति बहुत सकारात्मक शब्द है। जो भी देश में योजनाएं चल रही हैं वो राजनीति की वजह से ही चल रही है, परंतु कुछ नेताओं ने ऐसे हालात कर दिए हैं कि छल बल का जो है वो प्रयोग करते हैं, तो उसको राजनीति बना दिया है। और यही कारण है कि वो हम माँ भी कह रही है कि आपकी वजह से जो है इस पे बुरा असर पड़ता रहा है, झूठ भी बोल रहा है, धोखाधड़ी भी कर रहा है। ठीक है, तो ये कार्टून क्या दर्शा रहा है बच्चों? ये समाज पर राजनीति के नकारात्मक प्रभाव को दर्शा रहा है। राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत किन अवधारणाओं का अध्ययन करते हैं? राजनीतिक सिद्धांत में हम स्वतंत्रता, समानता, नागरिकता, लोकतंत्र, जो भी आप सेकंड बुक में पढ़ते हैं वो सबके नाम लिख देंगे, चल जाएगा। इन चीजों का अध्ययन करते हैं। राजनीति का समाज पर गलत प्रभाव पड़ने का क्या कारण है? राजनीति का क्यों समाज पे गलत प्रभाव पड़ रहा है? देखते हैं, आप देखते हैं दल बदल करते हैं लोग, एक पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, फिर बाद में जो है स्वार्थ के लिए दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। कहाँ का न्याय है? ठीक है, लोग नेता झूठ बोलते हैं, मतलब सत्ता में आने से पहले जो है पता नहीं कैसे कैसे वादे कर देते हैं, और जब सत्ता में प्राप्त हो जाते हैं तो वो सब पूरा ही नहीं करते, तो वो झूठ बोलते हैं। और जोड़ तोड़ की राजनीति करना, तोड़ के अपनी पार्टी बना लेना, अपनी सरकार बना लेना, इससे कहने के समाज पे भी जो है गलत असर पड़ रहा है, राजनीति बदनाम हो रही है। अंग्रेजी में अब ये उन बच्चों के लिए है जो ब्लाइंड बच्चे हैं, पर आप समझ लीजिए। अंग्रेजी में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले को क्या कहा जाता है? नेटिजन कहा जाता है, क्योंकि कल बच्चों का पेपर हो सकता है इसमें कुछ आ जाए। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी हिंद स्वराज के लेखक है। सुकरात के शिष्य का क्या नाम है बच्चों? सुकरात के शिष्य का नाम है प्लेटो। समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी की स्वतंत्रता। यह तर्क किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? कार्ल मार्क्स के द्वारा। जो अब हम अपने लास्ट खंड की तरफ चलेंगे, खंड ई, जिसका नाम है 6 नंबर का क्वेश्चन है, खंड ई 24 अंक को लिए है। आइए क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य क्या है बच्चों? भारत के जो निर्वाचन के जो मुख्य कार्य है, नंबर 1 मतदाता सूची तैयार करना। मतदाता सूची तैयार करने का मतलब क्या है? जो इलेक्टोरल रूल होती है, जिसमें 18 साल तक के लोग होते हैं, उनके बनाने का काम जो है इलेक्शन कमीशन करता है। दूसरी बात, चुनाव की तिथि की घोषणा करता है कि इलेक्शन कब होंगे, कितनी तारीख को होंगे, कब तक होंगे, इलेक्शन कमीशन तय करता है। चुनाव चिन्ह देता है, हर पार्टी का एक चुनाव चिन्ह है, जैसे बीजेपी का कमल है, कांग्रेस का जो है हाथ है, आम आदमी पार्टी का झाड़ू है। तो ये चुनाव चिन्ह जो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिए गए हैं।
परिसीमन करता है, वो देखता है किस एरिया, कौन सा एरिया किस विधानसभा में, किस लोकसभा में आएगा। हर 10 साल बाद जो परिसीमन होता है उसको भी जो है चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। मतगणना, चुनाव होने के बाद जो है मतगणना काउंटिंग की जाती है, परिणामों की घोषणा की जाती है, और इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो डिस्प्यूट होते हैं इलेक्शन में वो भी सॉल्व किए जाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था। इसका ऑप्शन पे बात करते हैं। भारत में सर्वाधिक मत से जीत की प्रणाली को स्वीकार करने के पक्ष में कोई 3 तर्क दीजिए। बच्चों, एफपीटीपी क्यों अपनाई गई है उसके बारे में मुझे बताना है। एफपीटीपी, सबसे पहली बात तो समझने में आसान है कि इसको समझने के लिए कोई ज्यादा विशेष ज्ञान की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा वोट मिले वो जीत गया, इससे में ज्यादा समझने के लिए कुछ नहीं है। दूसरा, स्पष्ट विकल्प हो जाता है, लोगों को पता चल जाता है किसको वोट करना है, कैसे वोट करना है, बिल्कुल स्पष्ट विकल्प हो जाता है। स्थायी सरकार जो है बन जाती है इसी के माध्यम से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एफपीटीपी को समझना आसान है, यूज करना आसान है, इसके परिणामों को जानना आसान है, इसलिए भारतीय में जो है इसको अपनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 28, न्यायिक सक्रियता के किन्हीं 3 सकारात्मक प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। बच्चों, न्यायिक सक्रियता का मतलब होता है जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब ये होता है जब न्याय सक्रियता को वो सारे काम भी करने पड़ते हैं जो सरकारों के काम होते हैं, बढ़ चढ़ के करने पड़ते हैं, वो न्यायिक सक्रियता कहलाती है। ऐसा करने पड़ता है जब लोगों को लगता है कि सरकारों से उनको सहयोग चाहिए था, सरकार वो काम नहीं कर पा रही, तो वो न्यायपालिका की शरण में जाते हैं और न्यायपालिका फिर उस काम में एक्शन लेती है, तो उसको न्यायिक सक्रियता कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे डाक हड़ताल के बारे में एक मैंने एक कार्टून के बारे में बताया था कि वास्तव में हड़ताल खत्म करने का काम किसका है, सरकार का काम है। पर जब सरकार विफल हो जाती है, लोगों को परेशानी हो जाती है, तो लोग कोर्ट में जाते हैं, फिर कोर्ट को जो ऑर्डर देने पड़ते हैं वही न्यायिक सक्रियता कहलाती है। तो न्यायिक सक्रियता के क्या फायदे हैं उसकी हम बात करेंगे। नंबर 1, न्याय व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाया है। न्याय सक्रियता ने कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाया है, यानी कि लोगों को न्याय जो है न्याय सक्रियता के माध्यम से मिल रहा है। जो कार्य सरकारों को करना चाहिए वो न्यायपालिका कर रही है, तो कहीं ना कहीं उन्हें न्याय की एक आस रहती है। कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाया है। सरकारों को पता रहता है कि अगर हमने कोई भी ऐसा गलत काम करा जो कि कोर्ट की नजर में आ गया हो, तो हो सकता है कोर्ट हम पे एक्शन भी ले ले। यही कारण है कि न्यायपालिका की डर की वजह से, दबाव की वजह से जो है कार्यपालिका जो है कहीं ना कहीं जो है उत्तरदायी बनती है। थर्ड, चुनाव प्रणाली को विश्वसनीय बनाना। चुनाव प्रणाली को विश्वसनीय बनाने का मतलब यह है बच्चों यहाँ पे कि जो पूरा चुनावी सिस्टम है वो न्यायपालिका की निगरानी में रहता है, और जब भी कहीं उन्हें ये लगता है कि कहीं ना कुछ गलत हो रहा है तो न्यायपालिका उसमें इंटरफेयर भी करती है, हस्तक्षेप भी करती है, और इसकी वजह से जो है न्याय प्रोसेस जो है होता है, और कहीं ना कहीं चुनाव बिल्कुल स्मूथ जी काम करता है। इसके ऑप्शन पे बात करेंगे, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में कोई दो अंतर कीजिए। बच्चों, पहले इसके अर्थ को समझ लो। राजनीतिक कार्यपालिका मतलब होता है नेता लोग, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसका पूरा मंत्रिमंडल, ये राजनीतिक कार्यपालिका है। वही स्थायी कार्यपालिका के अंदर कौन कौन होता है, जो नौकरशाह होते हैं, आईएएस आईपीएस वगैरह लोग होते हैं, ये जो है स्थायी कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं। अब इनके बीच में कोई दो अंतर स्पष्ट करने थे। नंबर 1, राजनीतिक कार्यपालिका में चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं जिन्हें जनता चुनती है, जबकि स्थायी कार्यपालिका में जनता नहीं चुनती। वो जो है अब टेस्ट पास करके आते हैं, अपनी दक्षता योग्यता के आधार पे भर्ती होते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल के लिए होता है, जबकि जो ये स्थायी कार्यपालिका है तो आईएएस आईपीएस होते हैं, ये 60 वर्ष तक के लिए होते हैं मोस्टली, यानी कि अपनी रिटायरमेंट एज तक होते हैं, निश्चित समय तक होते हैं। सरकारें आती जाती रहती है, ये अपने स्थायी रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, समानता के मार्क्सवादी सिद्धांत और उदारवादी सिद्धांत के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। बच्चों, मार्क्सवादी सिद्धांत बात करता है कि समाज में आर्थिक असमानता बहुत है, खासकर संसाधनों के नाम पे जो है असमानता होती है, और संसाधन जो है कुछ ही लोगों ने इकट्ठे कर रखे हैं। कार्ल मार्क्स का जो पूरा पूरा सिद्धांत है वो पूंजीवादी के खिलाफ है। कार्ल मार्क्स का मानना है कि इन पूंजीवादी लोगों ने जो है वर्ग संघर्ष करा हुआ है, कहीं ना कहीं इन्होंने जो है मजदूरों की हालत खराब की है, जो असमानता फैली हुई है, कहीं ना कहीं ये इसके पीछे पूंजीपति है। दूसरा, अमीरों का जो है, अमीरों के पास संसाधन तो है ही, साथ साथ कार्ल मार्क्स कहता है कि राजनीतिक ताकत भी है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो बिजनेसमैन है वही सरकार चला रहे हैं, वही वही नेताओं को जितवा रहे हैं, वही नेताओं को पैसे दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका राजनीति में बहुत बड़ा हस्तक्षेप रहता है। नंबर 3, विशेषाधिकार असमानता को बढ़ाती है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों को विशेषाधिकार मिले हैं, उससे असमानता बढ़ रही है, वर्ग संघर्ष बढ़ रहा है, अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रही है। ये मार्क्सवाद का कॉन्सेप्ट है। उदारवादी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, वो कहता है कि संसाधनों का उचित बंटवारा होना चाहिए। वो न्यूनतम हस्तक्षेप की बात करते हैं। न्यू उदारवादी कहते हैं व्यक्ति को ज्यादा सरकार पे निर्भर नहीं होना चाहिए, लोगों को थोड़ा सा स्वतंत्र भी रहना चाहिए, लोगों को बेसिक नीड्स दे देनी चाहिए। बेसिक नीड्स की उदारवादी कोई मना नहीं करते, पर व्यक्तिवादी होने की बात करते हैं, कहीं ना कहीं लिबरलाइजेशन की बात करते हैं। वो प्रतिस्पर्धा पे बल देते हैं। वो कहते हैं कंपटीशन होगा तो एक अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा, कंपटीशन होगा तो लोगों को फायदा निकल के आएगा। ऑप्शन में बात करेंगे बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन। स्वतंत्रता के सकारात्मक और नकारात्मक धारणा में अंतर कीजिए। ये मैंने आपको समझाया भी था, हालांकि मोस्टली क्वेश्चन आ गए इसमें, पर बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले बात करेंगे सकारात्मक स्वतंत्रता वाले।
बच्चों सकारात्मक सुनता वाले कहते हैं कि उचित बंधन होने चाहिए। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे मैकेंजी ने कहा कि सकारात्मक सुनता क्या है, अनुचित बंधनों के स्थान पर उचित बंधनों की स्थापना है। तो कहीं ना कहीं ये सकारात्मक सुनना वाले कहते हैं कि व्यक्ति को खुला नहीं छोड़ा जा सकता, उस पर उचित प्रतिबंध होने चाहिए। बल्कि नकारात्मक वाले क्या कहते हैं कि कोई प्रतिबंध नहीं होने चाहिए, हमें फ्री छोड़ दो, हम कुछ भी करना चाहिए। सकारात्मक वाले कहते हैं कि आपको जो भी स्वतंत्रता मिलेगी वो समाज में मिलेगी, समाज से बाहर कुछ नहीं है। बल्कि नकारात्मक वाले कहते हैं कि हमें जो मर्जी करना चाहे वो करने दो। जो सकारात्मक स्वतंत्रता वाले हैं वो टीएच ग्रीन वगैरह है, लास्ट की है। ठीक है, जो नकारात्मक स्वतंत्रता वाले हैं वो जेएस मिल है, इसमें आप ही लिख देंगे। ठीक है, तीन तीन बढ़िया बढ़िया उत्तर कर देंगे, अंतर कर देंगे, उसमें 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। लास्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे बच्चों हम। क्वेश्चन नंबर 30, नागरिकता किसे कहते हैं? नागरिकता संबंधी प्रावधानों को उल्लेख संविधान के किस भाग में दिया गया है? भारतीय नागरिकता को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? बच्चों नागरिकता का मतलब है कि व्यक्ति को समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता से है। यानी कि व्यक्ति को वो सारे अधिकार मिले जो एक नागरिक के रूप में मिलने चाहते हैं, और वो जब मिलेंगे जब आप नागरिकता आपको मिल जाएगी। नागरिकता का वर्णन जो हमारे संविधान के भाग 2 में है, और संसद के कानूनों के द्वारा जो है हमें नागरिकता प्राप्त है बच्चों। बात करते हैं भारतीय नागरिकता को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। बच्चों भारतीय नागरिकता एक तो जन्म के आधार पर हो जाती है। आप जो भी व्यक्ति भारत में पैदा होगा, सीधी सी बात है, उसके माता पिता भारतीय होंगे तो उसको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। वंश के आधार पर इसी तरह से भारतीय नागरिकता मिल जाती है। पंजीकरण करना पड़ता है, अगर आप कुछ लंबे समय तक भारत में रहेंगे तो आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। भारत में 5 साल इसके लिए प्रावधान किया गया है। अगर भारत में कोई भूभाग शामिल हो जाएगा तो उसके नागरिक ऑटोमेटिक भारत के नागरिक हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब गोवा को भारत में शामिल किया गया था, तो वो कहीं ना कहीं इसी का ही एक एग्जाम्पल है। गोवा जब भारत में शामिल हो गया तो इससे मतलब वो सारे भारतीय हो गए। बच्चों लास्ट क्वेश्चन पे ऊपर बात करेंगे, राष्ट्रवाद की भावना की किन्हीं 2 सकारात्मक और 2 नकारात्मक प्रभाव की बात कीजिए। राष्ट्रवाद का मतलब होता है नेशनलिज्म, यानी कि देश के प्रति एक भावना, देश के प्रति एक अच्छी सोच, कहीं ना कहीं देश के बारे में सोचना, देश के लिए सोचना, ये राष्ट्रवाद कहलाता है बच्चों। सकारात्मक क्या है? राष्ट्रवाद से क्या होता है, छोटी छोटी रियासतों के एकीकरण पर बल दिया गया है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब राष्ट्रवाद करते हैं तो हम जो अलग बिखरे हुए होते हैं वो एक हो जाते हैं। जो रियासतों का विलयीकरण किया गया था पटेल जी के द्वारा, वो भी क्या था, एक तरह राष्ट्रवाद की भावना ही तो पैदा करी। अगर वो अलग अलग होते, भारत से अलग होते, तो वो भारत के बारे में सोचते ही नहीं। दूसरा, अत्याचारी शासन से मुक्ति होती है। ये राष्ट्रवाद ही है जो हमें अत्याचारी शासन से मुक्ति देता है। आप भारत देखिए, अंग्रेजों का 200 साल गुलाम रहा, पर धीरे धीरे क्या हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना प्रज्वल होती रही। हमें लगा कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें आजादी चाहिए, तो हमने आजादी के लिए प्रयत्न करे, प्रयास करे, लड़ाई लड़ी। तो वो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद का ही कमाल था। राष्ट्रवाद के नकारात्मक प्रभाव क्या है? राष्ट्रवाद की अति भी कहीं ना कहीं नुकसान हो जाती है। बड़े बड़े साम्राज्यों का पतन जो है कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद का कारण बन जाता है। कहने का तात्पर्य जब राष्ट्रवाद के नाम पे अति हो जाते हैं, हमें लगता है कि हम ही सब श्रेष्ठ हैं, दूसरे बेकार है, इसके चक्कर में जो है कहीं ना कहीं हम युद्ध भी करने लग जाते हैं। तो उसका जो है नुकसान भी उठाने को आपको मिल जाता है। दूसरा, राष्ट्रवाद का क्या है कि हमें दूसरे के प्रति विरोध उत्पन्न हो जाता है। हमें लगता है कि दूसरे देश के लोग बेकार हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर भारत के संबंध किसी दूसरे देश से खराब है, तो हमें लगता है कि वहां के सारे लोग ऐसे होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, कुछ अच्छे लोग भी होंगे। पर हमारे अंदर विरोध, कटुता उत्पन्न हो जाती है राष्ट्रवाद के नाम पे। कहने का तात्पर्य क्या है, नेशनलिज्म के नाम पे जो है हम अपने को ही सर्वश्रेष्ठ समझने लगते हैं और दूसरे को बिल्कुल कुछ नहीं समझते, जो कि एक इसका एक नकारात्मक प्रभाव है। तो बच्चों इस वीडियो के माध्यम से आपने जो मॉर्निंग शिफ्ट यानी कि जनरल शिफ्ट में जो पेपर आया उसके बारे में जाना, उसके सजेस्टिव आंसर के बारे में जाना, पेपर के में क्या रिजल्ट रहेगा, ये आपके पेपर, आपके पॉइंट्स और आपके टीचर्स पे काफी निर्भर करता है। तो इन सॉल्यूशन से ये किसी नतीजे पे आप ना पहुंचे, रिजल्ट का वेट करें। और दूसरी बात, और सीधी सी बात है, अगर आपने अच्छी तैयारी करी है, पूरा पेपर किया है, बहुत अच्छे से किया है, तो आपके अच्छे नंबर आएंगे और डेफिनेटली आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और आप सब जो है 12th क्लास में भी जाएंगे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको मॉर्निंग का पेपर जो है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और साथ साथ जो बच्चे इस अगले साल जो है 11th में आएंगे, यानी कि जो नए बच्चे 11th वाले देख रहे होंगे, उनको भी ये क्लियर हो जाएगा बच्चों कि किस तरह से जो है 2023-24 में 11th का पेपर आया। अगली वीडियो में हम कल बात करेंगे जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर होगा, उसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय, धन्यवाद।